हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास 11वीं बैच के लिए है। कोरोना महामारी के कारण जो आज देशव्यापी लॉकडाउन हुआ है, इसका प्रभाव सारे विद्यार्थियों पर पड़ा है। यही वजह है कि हम लोग 11वीं के बैच को चालू नहीं कर पाए। खैर, आप लोग घर बैठे भी इस YouTube चैनल द्वारा 11वीं के पढ़ाई का मजा ले सकते हैं और जिस ढंग से पढ़ाई ऑफलाइन में की जाती है वैसे ही जानकारी आपको ऑनलाइन के द्वारा दी जाएगी। तो सबसे पहले फिर से स्वागत है 11वीं क्लास के स्टूडेंट का। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब करें ही, साथ ही अपने दोस्तों को और जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उन सबको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। आइए सबसे पहले 11th मैथ्स का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता दूं। मीन्स 11th मैथ्स में आप क्या क्या चीज पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में पहले जानकारी दे दूं। चूंकि 11th मैथ्स का ये पहला क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मैं समय आपका ज्यादा लूंगा ताकि 11 मैथ्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। तो सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर में हम लोग ध्यान देंगे तो पहला टॉपिक जो होगा वो सेट्स एंड फंक्शंस है, लेकिन इसको सेट थ्योरी हम रख देते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। तो सेट थ्योरी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर आपको ट्रिगोनोमेट्री इसके बारे में मिलेगा। जैसे सेट्स और फंक्शन में आपको सेट थ्योरी है, रिलेशन है, फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ये सब चीजों की जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं टॉपिक बता रहा हूं। तो पहला जो न्यू टॉपिक आप पढ़ोगे, जो टॉपिक आप 10th तक नहीं पढ़ पाए हो या नहीं पढ़े हो, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो वह है सेट थ्योरी। उसके बाद फिर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, फिर आप पढ़ोगे अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में भी आप 4th 5th स्टैंडर्ड से ही पढ़े हो, बहुपद वगैरह, द्विघात समीकरण, ये सब चीजें थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, एपी वगैरह है इसमें। फिर आप पढ़ोगे अलजेब्रा के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी आप पढ़े हो, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख होने की शर्तें, ये सब सारी चीजें हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, ये एक नया टॉपिक है जो 11वीं में ही पढ़ने को मिलता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, इसकी भी जानकारी आपको अंडर 10 तक मिली है, मैथमेटिकल वगैरह, तो उसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटीज है। उसके बाद आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये भी जानकारी आपको मिल चुकी है, इसकी भी जानकारी मिली है। आप लोग प्रायिकता के बारे में अंडर 10 तक पढ़े हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे न्यू जो टॉपिक है जो पूरे इंटर पर हावी रहता है, उसका नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस आप पहली बार पढ़ोगे। इसमें आपको लिमिट, डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें आपको पूरे इंटर में पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब चीज स्ट्रक्चर में आपको बता दिए हैं। अभी जो आज का जो क्लास होगा, सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में बताएंगे, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय के बारे में मैं बात करता हूं। समुच्चय है क्या? समुच्चय सेट्स, समूह का ही एक पर्यायवाची चीज है। लेकिन समूह में मेल बेमेल सारे चीज मिले हुए होते हैं, लेकिन समुच्चय एक विशेष परिभाषा को डिनोट करता है। जैसे जनरल जो पारंपरिक परिभाषा है समुच्चय का, सेट्स का, वो है क्या कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड, है ना। लेकिन जब इसको हम दूसरे अर्थ में समझना चाहेंगे तो वस्तुओं का वैसा समूह जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु एक विशेष गुण को प्रकट करता है, एक विशेष गुण को इंगित करता है, तो उसे समुच्चय कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप मतलब बाद में नोट कर लेना। अभी फिलहाल नोट नहीं करना है, अभी केवल समझते जाना है। और समझने के क्रम में ही आपको उतनी मतलब बेसिक जानकारी दे देंगे
उतना बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर कर देंगे ताकि लगेगा कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो और पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी वस्तुओं का वैसा समूह जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु एक विशेष गुण को प्रकट करता है, एक विशेष गुण को निरूपित करता है। जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह, कक्षा 11वीं में उपस्थित विद्यार्थियों का समूह, तो ये सब एक विशेष गुण है। यानी कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समूह, तो वो बता रहा समूह उसमें केवल 11वीं कक्षा के विद्यार्थी सम्मिलित हैं। अगर कोई समूह है, किसी समुच्चय में अवयव है, प्राकृत संख्याओं का समूह है, तो निश्चित रूप से वो जो संख्या उसमें है उसमें केवल प्राकृत संख्या है, वो पूर्णांक और परिमेय अपरिमेय केवल प्राकृत संख्या, गिनती संख्या है। अगर कोई समूह में सम संख्या दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो समूह है, ग्रुप है, वो केवल सम संख्याओं का है, उसमें विषम संख्या और अभाज्य संख्या की कोई जगह नहीं है। तो ये सुपरिभाषित है। तो इसका यहां पर लिख देते हैं, जैसे में प्राकृत संख्याओं का समूह ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समूह। तो ये सब वेल डिफाइंड है, इन सब को समुच्चय के श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन अगर कहीं लिखा हो या क्वेश्चन में दिया हो कि सुंदर लड़कियों का समूह, तेज विद्यार्थियों का समूह, मोटे आदमियों का समूह, तो इन सारी चीजों को आप समुच्चय में नहीं रख सकते हैं। कारण कि मोटा का कोई मापदंड नहीं है, सुंदरता की कोई मापदंड नहीं है, तेज का कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति तेज तभी है जब तक उसके सामने उससे अधिक तेज नहीं आ जाता है। अगर कोई दूसरा तेज आ गया तो उसका तेज क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो उसी तरह सुंदर, तो सुंदरता का अलग अलग लोग मापदंड रखते हैं, इसलिए इन सब को आप समुच्चय में नहीं रख सकते हो। चूंकि पहला चैप्टर पहली इकाई का है, तो इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर में कि आप समुच्चय में छांटें, यानी दिए गए वाक्यों को या दिए गए समूहों को समुच्चय में छांटें। तो जो वेल डिफाइंड होगा उसी को आप समुच्चय की श्रेणी में रखेंगे, और जो वेल डिफाइंड नहीं है उसको आप समुच्चय में नहीं रखेंगे। जैसे तेज लड़कों का समूह, तेज लड़कियों का समूह, मोटा, सुंदरता, ये सब जो चीज होगा वो समुच्चय में नहीं आएगा। लेकिन वही प्राकृतिक संख्या रहेगा या फिर कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समूह रहेगा या सम संख्या रहेगा, भाज्य संख्या रहेगा, तो ये सब एक निश्चित गुण को प्रकट करता है। तो इन सब को आप रख सकते हो। त्रिभुज का समूह, तो त्रिभुज एक फिक्स्ड रहता है, समबाहु, विषमबाहु, समकोण, समद्विबाहु, तो इन सब को आप समुच्चय में रख सकते हो। तो आप समझ गए समुच्चय क्या है। अब समुच्चय को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है या फिर समुच्चय का अवयव को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। तो समुच्चय को साधारणतः अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर, बड़े अक्षरों, है ना, जैसे कि ABC ... YZ द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसके अवयवों को, इसके बारे में भी लिखा देते हैं, इसको बाद में नोट करिएगा, अभी आप समझते जाएं। समुच्चय के अवयवों को, अवयव को सदस्य कह सकते हो, मेंबर कह सकते हो, एलिमेंट कह सकते हो। तो समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा, तो छोटे यानी स्मॉल लेटर में ये सब ABCD जो है इसके द्वारा सूचित किया जाता है, लिख देते हैं, सूचित किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि समुच्चय के जो अवयव हैं उसको हमेशा मनोले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। ये भी मैं लिख देता हूं, समुच्चय के अवयवों को
मंझोले कोष्ठक, मंझले कोष्ठक तो ये पढ़े होंगे मंझली ब्रैकेट, जनरल लोग मतलब इसको मतलब इसी तरह से उच्चारण करते हैं, मंझली ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट। मंझोले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब देखिए यहां ध्यान देना है कि हम लोग को इसी में बंद नहीं रहना है। जैसे अगर दिया है कि समुच्चय कवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, तो ये एक साधारणतः जनरली ऐसे अगर यदि समुच्चय कवयव मंझली ब्रैकेट के अंदर अगर यदि 1 2 3 रहेगा तो वो भी मेंबर है। कोई भी सम संख्या, विषम संख्या कुछ भी रहेगा तो वो भी मेंबर है। लेकिन एक अमूमन बताया गया दोनों लेटर के बारे में, अगर यदि कैपिटल लेटर रहेगा तो वो पूछ जाइएगा कि वो सेट्स को निरूपित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, समुच्चय को इंडिकेट कर रहा है। और स्मॉल लेटर है तो वो सेट्स के मेंबर्स को वो हमेशा यानी सदस्य को वो निरूपित कर रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। उसके बाद जैसे कि हम उदाहरण यहां दे देते हैं, ए बराबर अगर ए बी सी लिखे तो इसकी ध्यान दीजिएगा कि ये समुच्चय बता रहा है और ये मेंबर्स बता रहा है, अवयव बता रहा है, सदस्य बता रहा है। यानी समुच्चय ए बराबर ए बी सी, ये ए समुच्चय ए का सदस्य है, बी भी समुच्चय ए का सदस्य है, सी भी समुच्चय ए का सदस्य है। तो इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए देखिए पूरे सेट में है, यानी ये जो पूरा सेट है ये ए को निरूपित कर रहा है। तो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए और सी बिलोंग्स टू ए, यानी ये जो सिंबल है इसको बिलोंग्स टू कहते हैं उच्चारण में। यहां लिख देता हूं इसका अर्थ, यानी बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि का अवयव है, का सदस्य है या को इंगित करता है। इसका अर्थ है का अवयव है या फिर को इंगित करता है या फिर का सदस्य है। तो जैसे कि यहां पर A बिलोंग्स टू, तो A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल a है वो कैपिटल A का सदस्य है। और कैपिटल A क्या है? तो कैपिटल A समुच्चय है, सेट्स है। और स्मॉल a क्या है? तो स्मॉल a मेंबर्स है, स्मॉल a अवयव है, स्मॉल a एलिमेंट है, स्मॉल a को सदस्य बोल सकते हो। तो ये समुच्चय है और ये सारे सदस्य हैं। और ये इसका उच्चारण होता है, यहां लिख दिए हैं बिलोंग्स टू। और बाय चांस कहीं पर सिंबल में रहेगा ऐसे कटा हुआ, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, मतलब का अवयव नहीं है। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं कि A बराबर ए बी सी है, तो A का अवयव स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है। लेकिन यहां पर अगर यदि हम लिख दें कि D, तो D तो कहीं नहीं है A में, तो लिख देंगे D डज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी D A में नहीं है। दूसरा उदाहरण दिखा देते हैं कि B ये भी एक समुच्चय है, आपको यहां लिख दिए हैं कि जो बड़ा अक्षर है वो समुच्चय को निरूपित करता है। तो B बराबर अगर लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका मतलब है कि एक B का सदस्य है, यानी 1 बिलोंग्स टू B, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है B, यानी 2 भी समुच्चय B का सदस्य है, 3 भी समुच्चय B का सदस्य है, किंतु इसमें 4 नहीं है, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो इस तरह से इन सारे चीजों को देखें, जो बेसिक कंसेप्ट है इसको आप उतार लें, सेव कर लें। उसके बाद मैं फिर अगला टॉपिक इसका बता रहा हूं और इस तरह से आज पूरे चैप्टर को बता दूंगा। और इस वीडियो के अंत में पूरे चैप्टर का क्वेश्चन डाल दूंगा, ताकि लॉकडाउन के कारण कई सारे विद्यार्थी बुक नहीं खरीद पाए होंगे, तो वो इस वीडियो के आधार पर सारे सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर का सवाल इस वीडियो के अंत में पोस्ट कर देंगे। तो फिलहाल अभी इसको सेव करें और वीडियो को अंत तक देखते जाएं, ताकि पूरे चैप्टर का कंसेप्ट इसमें मिल जाएगा देखने से। अब अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि समुच्चय गणित का आधार है। चूंकि समुच्चय का प्रयोग प्रायः गणित की सभी शाखाओं में होता है, तो जब गणित का आधार है वर्तमान समय में, तो निश्चित रूप से समुच्चय के कुछ प्रकार होंगे। तो अभी देखिए समुच्चय के प्रत्येक प्रकारों को एग्जाम्पल सहित बता रहा हूं
और इन सब के आधार पर पूरा चैप्टर आप लोग सॉल्व करिएगा। तो देखिए इसमें पहला जो प्रकार है समुच्चय का वो है परिमित समुच्चय यानी फिनिट सेट। तो इसकी परिभाषा है कि जिसके अवयव को गिना जा सके, यानी वैसा समुच्चय जिसके अवयव को गिना जा सके वो परिमित समुच्चय कहलाता है। तो यहां पर लिख देता हूं, जिस समुच्चय के अवयव को, अभी केवल सुने, अभी नोट नहीं करिएगा, बाद में मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। जिस समुच्चय के अवयव को गिना जा सके यानी उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल दे देता हूं, अब मान लिया जाए समुच्चय ए में 1 2 3 है, समुच्चय बी में ए बी सी डी है। तो आप नोटिस करिएगा कि समुच्चय ए में जो सदस्य हैं इसको आप गिन सकते हैं, 1 2 3, इसमें 3 सदस्य हैं। बी में देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 सदस्य हैं। तो जिस समुच्चय के अवयव को गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ए परिमित समुच्चय है, बी परिमित समुच्चय है। अब दूसरा है अपरिमित समुच्चय, इनफिनिट सेट, यानी इन्फिनिटिव के बारे में तो आप पढ़े होंगे, अनंत तक जाती है जो भी। तो इसका डिफिनेशन होगा, जिस समुच्चय के अवयव को यानी सदस्य को गिना न जा सके, यानी जिस समुच्चय के अवयव को गिना न जा सके। जैसे इसका भी एग्जांपल दिखा देते हैं कि समुच्चय ए में इस तरह से अगर यदि लिखा हो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट में पता नहीं चल रहा है कि ये कहां तक जाकर के संख्या रुकी है, 5 तक 6 तक 10 तक 1000 तक 1 लाख तक, कोई पता नहीं है। तो इसके अवयव को गिना नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ए जो है ये अपरिमित समुच्चय है। उसी तरह से अगर समुच्चय बी में अगर दिया रहे ए बी डॉट डॉट डॉट, तो हमें पता नहीं है कि इसमें और कितने सदस्य हैं। तो जब इसके सदस्य को गिना नहीं जा सकता है तो ये समुच्चय भी क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो दोनों उदाहरण में यहां दिखा दिया कि परिमित में जिसके अवयव को गिना जा सके और अपरिमित में जिस समुच्चय के अवयव को गिना नहीं जा सके। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला डेफिनेशन चलते हैं, रिक्त समुच्चय। तो जिस समुच्चय का एक भी अवयव न हो, यानी जिसमें एक भी सदस्य न हो, तो वो रिक्त समुच्चय है। और इसे यानी रिक्त समुच्चय को फाय द्वारा सूचित किया जाता है। फाय के बारे में पढ़े होंगे आप लोग अंडर 10 में, लेकिन यहां पर फाय का यूज है सेट में रिक्त का, एम्प्टी। तो जैसे देखिए इसका उदाहरण दे सकते हैं कि मान लिया जाए ए बराबर दिया रहे मैली ब्रैकेट में या ऐसे भी समुच्चय में कि अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय। तो अमरणशील, तो धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमरणशील है, अर्थात सब मरता है, तो इसलिए वो गलत है। अमरणशील अगर व्यक्तियों को समुच्चय देंगे तो वो रिक्त हो जाएगा, फाय हो जाएगा। तो जैसे दे देते हैं यहां पर फिर भी अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय या समूह, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो अमरणशील है। इसका मतलब है कि ये जो समुच्चय है वो फाय को निरूपित करता है, एम्प्टी सेट को करता है। अब एकल समुच्चय, सिंगल टोन सेट, इसका भी डिफिनेशन दे रहे हैं। अभी आप लोग कोई नोट नहीं कर रहे हैं, अभी समझिए ताकि पूरा चैप्टर आसानी से बना सकते हो। तो जिस समुच्चय का केवल एक सदस्य हो, यानी जिस समुच्चय में केवल एक सदस्य हो, तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। आप उसको बढ़िया से डिफिनेशन बिठा सकते हो। मैं यहाँ पर इसका जो मूल कंसेप्ट है वो मैं बता रहा हूं कि जिस समुच्चय का केवल एक सदस्य हो, जैसे अगर यदि समुच्चय ए में खाली एक रहे तो ये एकल समुच्चय हो गया। समुच्चय बी में खाली एक्स रहे तो ये भी एकल समुच्चय है, क्योंकि दोनों समुच्चय हम देख रहे हैं कि केवल एक ही सदस्य है। तो जिस समुच्चय में केवल एक ही सदस्य हो वो एकल समुच्चय कहलाता है। अब युग्म समुच्चय,
जिस समुच्चय का या फिर जिस समुच्चय में दो सदस्य हो, तो जो दो सदस्य हो या दो अवयव हो तो वो युग्म समुच्चय कहलाता है। जैसे इसका भी एग्जांपल दे देते हैं कि अगर 1 2 रहेगा तो ये युग्म समुच्चय हो गया, क्योंकि देखते हैं इसमें दो सदस्य है तो ये पेयर सेट्स में हो गया। उसी तरह अगर यदि बी में ए बी रहा तो ये भी दो सदस्य है, दो अवयव है, तो ये बी जो है ये युग्म समुच्चय हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जो कैपिटल लेटर रहता है वो समुच्चय को निरूपित करता है। तो समुच्चय ए हो गया, समुच्चय बी हो गया, तो इसमें दो सदस्य हैं तो समुच्चय ए युग्म समुच्चय हो गया। इसमें भी दो सदस्य हैं तो समुच्चय बी युग्म समुच्चय हो जाएगा। फिर अगला जो है समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट्स। वह दो समुच्चय, या फिर लिख देते हैं जिन समुच्चयों में या जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्या समान हो। ध्यान दीजिएगा, अवयव समान नहीं हो, अवयवों की संख्या समान हो, समतुल्य समुच्चय कहलाता है। जैसे देख सकते हैं समुच्चय ए में 1 2 3 है और समुच्चय बी में x y z है, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा समुच्चय ए में 3 अवयव है और समुच्चय बी में 3 अवयव है, तो अवयवों की संख्या सदस्यों की संख्या क्या है, समान है, तो ये समतुल्य हो जाएंगे। अवयव अगर रहता समान तब तो 1 2 3 ये भी 1 2 3 होता तब वो अलग बात है, लेकिन अवयवों की संख्या समान है, यानी इसमें जितनी संख्या रहेगी उसमें भी उतनी संख्या रहेगी। तो इसमें 3 संख्या है, इसमें भी 3 संख्या है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समतुल्य सेट हो जाएगा। समतुल्य का ये सिमिलर वाला चिन्ह होता है जो आप 10वां तक पढ़ चुके हो। और एक समुच्चय है बराबर समुच्चय, जिन समुच्चयों के अवयव हूबहू मतलब सेम टू सेम, तो हूबहू, जैसे इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। ए बराबर मान लिया जा रहे 1 2 3 और समुच्चय बी में रहेगा 2 3 ए, तो नोटिस कीजिएगा कि ए में 1 2 3 है और समुच्चय बी में भी 1 2 3 है, तो दोनों के अवयव हूबहू है, मतलब सेम टू सेम है, तो ये समान समुच्चय हो जाएगा, यानी बराबर समुच्चय हो जाएगा। इन दोनों में क्या अंतर है, समतुल्य में क्या होता है कि केवल संख्या समान होती है, जैसे इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, लेकिन समान समुच्चय यानी बराबर समुच्चय में क्या है कि अवयव भी सेम टू सेम होते हैं, हूबहू होते हैं, तो इसका इंडिकेशन हो जाएगा ए बराबर बी। इसका मतलब है कि दोनों बराबर समुच्चय हैं। तो इस तरह से पहला चैप्टर में कहिए या सेट थ्योरी में आपको इन सारे समुच्चयों को पढ़ना होगा, तो इसे सेव करें, इसके एग्जाम्पल को देखें, फिर अगला टॉपिक मैं अभी बता रहा हूं और इस तरह से पूरा चैप्टर आप बना सकते हैं। अभी आपने समुच्चय के प्रकार को देखा, उसकी परिभाषा को भी आपने देखा, उसके एग्जाम्पल को भी मैंने आप दिखा दिया। अब समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां हम लोग सीखेंगे, क्योंकि आपको पहले चैप्टर में और इसके आगे भी मिलेगा कि समुच्चय को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधि है। तो इसकी 2 विधियां मूल रूप से मानी जाती है, एक तालिका रूप है, सारणी रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो दोनों विधि को मैं एग्जाम्पल के द्वारा दिखा देता हूं। एक होता है तालिका रूप या सारणी रूप, जो कर सकते हैं, इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तालिका रूप या फिर सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, यानी रूप भी कह सकते हो या विधि भी, समुच्चय निर्माण रूप लिख देते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 विधि हैं जिसके द्वारा समुच्चय को व्यक्त किया जाता है। दोनों के एग्जाम्पल आपको दे देते हैं।
तालिका रूप में क्या है, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा, मान लिया जाए एग्जांपल में दे देते हैं, जैसे रहेगा ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अगर ऐसा लैंग्वेज दिया रहेगा और क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अब महिली ब्रैकेट का सहारा, हालांकि सेट के सदस्य को, समूचे के सदस्य को मैंने बताया था कि महिली कोष्टक में रखा जाता है, लेकिन इसको अब अल्फाबेट के रूप में लिखेंगे। जैसे ए बराबर हो जाएगा, महिली ब्रैकेट ले लिए, अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है तो ए ई आई ओ यू। फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो समुच्चय के अवयव हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और समुच्चय को प्राय कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये ए जो है समुच्चय है, ए ई आई ओ यू। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ए को यहाँ लिख दिए। मान लिया दूसरा उदाहरण आप जैसे दे क्वेश्चन में, x such that x 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, इस तरह भी दिया जा सकता है। और क्वेश्चन में कहेगा क्या, किसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तालिका रूप में लिखना है। तो x such that x, इसको सच डेट पढ़ा जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे x such that x है तो इसको ऐसे लिखेंगे x such that x, मतलब x ऐसा है कि x ऐसा है कि x, यानी x such that x। तो x such that x 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो आप प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है लेकिन 5 से छोटी है, तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4 बस। अगर यहाँ 10 से छोटी तो 1 2 3 से लेकर 9 तक लिखते। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये सब रोस्टर फॉर्म हो गया। अब अगर यदि ध्यान देते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, तो अगर यदि रहेगा दिया हुआ ए बराबर ए ई आई ओ यू, अगर इस तरह से दिया रहे और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, तो इसको लिखने का तरीका देखिए, ए बराबर, अब वो जो यहां पर लिख रहे थे सिंबल दिए थे, इसको लिखना है। ये सच डेट या ओब्लिक जैसा भी रहेगा, इसको भी सच डेट पढ़ते हैं, एक्स सच डेट एक्स, ओब्लिक जैसा रहेगा, लेकिन प्राय ये वाला रहता है सिंबल। तो यहां लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, उसके बाद लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। चूंकि ये जो ए ई आई ओ यू है ये अंग्रेजी वर्णमाला का सब वोवेल है, स्वर है, तो एक्स आई डेट एक्स यहाँ कोमा दे देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अगर उसी तरह से अगर क्वेश्चन में रहे दिया हुआ कि बी बराबर 1 2 3 4, तो इसको भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो लिखेंगे बी बराबर एक्स सच डेट एक्स। अब ये सब गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या है, तो लिखेंगे 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं और सवाल आपका बन जाएगा। तो ये आपने यहां पर देखा कि समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधि है, एक तालिका रूप या फिर इसको सारणी रूप भी कहते हैं। इसका दोनों नाम है, रोस्टर फॉर्म कहिए या टेबुलर फॉर्म कहिए, और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह दोनों विधि से आप समुच्चय को व्यक्त कर सकते हैं और क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसको बना सकते हैं। इसे सेव करें, फिर अगला टॉपिक जो है वो मैं बता रहा हूं। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत। तो इसका सिंबल में दिखाऊंगा, आप इसको 7 8 से ही पढ़े थे। चूंकि आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नंबर्स के डिफिनेशन भी पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसमें समुच्चय जो प्रयोग होगा सिंबल, वो मैं दिखा रहा हूं। एक ये होगा, ये जेड या आई हो सकता है, फिर क्यू हो सकता है, फिर आर हो सकता है, फिर जेड प्लस हो सकता है, क्यू प्लस हो सकता है, आर प्लस हो सकता है।
और n क्या है, तो नेचुरल नंबर का ये पहला अक्षर है, तो यहां पर लिख देंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर यदि किसी सेट्स में अगर n दिया रहे, जैसे कई बार रहता है क्या कि n बिलोंग्स टू n, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि ये n जो है एक नंबर है, मतलब संख्या। तो जो संख्या क्या डिनोट कर रहा है, बिलोंग्स टू क्या है, तो नेचुरल नंबर है, यानी जो n है वो नेचुरल नंबर को बताया। जैसे अगर कहीं दिया रहेगा इस तरह से 2n और दे देगा कि n बिलोंग्स टू n, तो ये पूछ जाइएगा कि 2n मतलब 2 into 1 है, 2 into 2 है, 2 into 3 है, इस तरह से है। कारण कि n यहां पर क्या बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को, यानी n नेचुरल नंबर का अवयव है या n नेचुरल नंबर को इंगित करता है। तो इस तरह से n के जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जहां तक निर्देश दिया रहेगा वो रख सकते हैं। तो इसका मतलब n जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसको बताएगा। फिर z या e रहेगा तो ये पूर्णांकों का समुच्चय बताएगा। ये सब सेव करिएगा बाद में, पहले देखते जाइए, समझते जाइए। ये z जो है या फिर i है, ये पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक वगैरह आप पढ़े हो, ये अंडर 10 तक हर क्लास में आपको पूर्णांक वगैरह पढ़ने को मिला होगा। तो ये दिया रहेगा q परिमेय संख्याओं का, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सारी बातें रहेंगे आपके मतलब सेट्स में, आप उसको ध्यान दीजिएगा। कहीं भी अगर यदि q दिया हुआ बिलोंग्स टू, तो पूछ जाइएगा जैसे n बिलोंग्स टू और q रहेगा, तो ये पूछ जाइएगा कि n परिमेय संख्या को सूचित करता है, परिमेय संख्या का अवयव है। r ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये z प्लस रहेगा तो z पूर्णांक है, तो z प्लस है तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अब q प्लस, तो q है परिमेय संख्या, तो q प्लस हो जाएगा तो धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और r प्लस है तो r वास्तविक संख्या है, तो ये हो जाएगा धन वास्तविक या धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरह से ये सिंबल के द्वारा आप सवाल को आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन में निश्चित रूप से ये दिया रहेगा। कई बार क्वेश्चन में तो रहता है क्या कि रोस्टर फॉर्म में लिखें, a बराबर दे देगा x such that x belongs to, इधर से दे देगा, मान लिया जाए 5n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर खाली इतना ही दिया है तो इस तरह से लिख सकते हो a बराबर, ये 5n है तो n के जगह पर 1 2 3 इस तरह से रखेंगे, तो 5 into 1 करेंगे तो 5, 5 into 2 करेंगे तो 10, 5 into 3 करेंगे तो 15, इस तरह से डॉट 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 जहां तक जा सकता है। और कई बार क्या देता है कि n बिलोंग्स टू n, और वो एक सीमा तक दे देगा, मतलब 5 से छोटा, 4 से छोटा, 3 से छोटा, तो उतने तक मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ जनरल दे दिया है n बिलोंग्स टू n, तो n बिलोंग्स टू n दिया है तो यहाँ पर मतलब 1 2 3 रखेंगे। हालांकि इस जगह पर अगर बिलोंग देगा तो यहाँ इक्वल भी दे सकता है, x such that x equal to 5n, इस तरह से पुट करते चल जाएंगे। तो इसको आप सेव कर लीजिएगा। फिर अगला टाइप का बता रहा हूं देखने से। अब देखिए कुछ उदाहरण द्वारा और भी आपको समझाते हैं, ताकि इस समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां आसानी से समझ सकते हैं। जैसे दो तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा मतलब चैप्टर में, एक रोस्टर रूप में लिखना है, एक समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को इसका एग्जांपल दिया था, फिर भी मैं चैप्टर से संबंधित 2-4 क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप घर पर बैठ करके आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस वीडियो के अंतिम भाग में पूरे चैप्टर का क्वेश्चन अपलोड कर देता हूं ताकि उस क्वेश्चन को देख करके और मेरे कंसेप्ट के आधार पर पूरा सवाल बनाएं। और जहां भी कहीं दिक्कत होगा आप खाली क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें, ताकि अगले क्लास में, अगले सीरीज में वो सारे डाउट क्वेश्चन को क्लियर करा दूंगा। तो देखें, क्वेश्चन है कि रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखना है तो यहां पर देखिए, महीने ब्रैकेट तो लिखना ही है।
यहां दिया है x सच दैट x पूर्णांक है तथा -1 लेस एन इक्वल देन x लेस एन इक्वल देन 9, यानी x जो है वो -1 के बराबर भी है और -1 से बड़ा भी है किंतु 9 से छोटा है। तो पूर्णांक तो जाने जो पूरी अंक हो, चाहे वो -1 -2 -3 हो या 1 2 3 हो, उसमें जीरो भी एक शामिल होता है। तो -1 से लेकर के चल रहा है, तो -1 से बड़ा है कौन? x। चूंकि यहाँ पर x बताया जा रहा है, x सच दैट x पूर्णांक है जहां x -1 के बराबर भी है और -1 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो आराम से यहां लिखेंगे -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कारण कि 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा है तो 9 तो नहीं लिख सकते, केवल 8 तक ही लिख सकते हैं और ये सारे पूर्णांक होंगे। तो लैंग्वेज में अगर दिया रहेगा तो ये समुच्चय निर्माण है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तालिका रूप में लिखना है, सारणी रूप में लिखना है, तो इसी तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन b बराबर दिया है x सच दैट x 24 से छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो यहां लिखेंगे 24 से छोटी, तो अभाज्य संख्या स्टार्ट करते हैं तो 2 से शुरू होता है अभाज्य संख्या, तो 2 लिखेंगे। फिर 3 भी अभाज्य संख्या है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। बस 23 तक लिखना है, कारण कि 24 से छोटी पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अगर यदि इस तरीके से दिया गया होगा तो रोस्टर रूप में ऐसे लिखा जाता है। अब ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है, अब इसको समुच्चय निर्माण के रूप में आपको लिखना है। तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो इसलिए सामने एग्जांपल रख दिए हैं दोनों कि ये समुच्चय निर्माण रूप में है, जिसको रोस्टर रूप में लिखा गया। अब रोस्टर रूप में रहेगा तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो देखना है पहले मन ही मन की या फिर कॉपी का भी सहारा आप ले सकते हो कि ये जो दिया गया जो नंबर है, ये जो दी गई संख्या है वो किस रूप में है। तो देख सकते हैं सब 3 का टेबल है, 3 का पहाड़ा है। तो यहां लिखेंगे a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू, तो सारे 3 के टेबल हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और ये इन्फिनिट तक चल गया। तो यहां पर लिख देंगे 3n, और जहां n बिलोंग्स टू n, तो अभी तुरंत बताए थे n क्या है? नेचुरल नंबर है, गिनती संख्या है, तो सब नेचुरल नंबर से गुना गया। वैसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, तो 1 से 3 को गुना करेंगे 3, 2 से 3 को गुना करेंगे 6, 3 से 3 को गुना करेंगे 9, 4 से 3 को गुना करेंगे 12, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हो x सच दैट x इक्वल टू 3n, जहां n बिलोंग्स टू n। अच्छा, फिर यहां देखें तो सब जो परिमेय संख्या रूप में है, तो इसमें एक खास बात है, नोटिस करिएगा। ऊपर वाला पहले चेक करेंगे, तो ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये नेचुरल नंबर में जा रहा है। लेकिन अगर ऊपर वाले में से 2 जोड़ देते हैं तो नीचे वाला हो जाता है। जैसे 1 में 2 जोड़ दिए तो 3, 2 में 2 जोड़ दिए तो 4, 3 में 2 जोड़ दिए तो 5, 4 में 2 जोड़ दिए तो 6, 5 में 2 जोड़ दिए तो 7। इस तरह से प्रत्येक में 2 2 जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है। तो यहां लिखेंगे b इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू, अब ये है क्या? n बटे n प्लस 2, n ऊपर वाला और उसमें से 2 जोड़ते हैं, नीचे वाला सबका हो रहा है। और यहां लिख देंगे जहां n बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर है। और कहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट है? 1 से लेकर के 8 तक, तो 1 लेस देन इक्वल देन n लेस देन इक्वल देन 8। इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो, इसको नहीं भी लिखोगे, ये 1 वाला हटा भी दोगे थोड़ी देर के लिए, तभी आपका यानी n 8 से छोटी और 8 के बराबर प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह से इसको लैंग्वेज को लिख सकते हो। जो पहले लिखा वो भी आप लिख सकते हो, और ऐसे भी हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, तो 8 के बराबर भी है और 8 से छोटा है। तो इस तरह से इसको देख लें, और इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन सारा दे रहे हैं चैप्टर से, आप उसको बना लें, जहां भी डाउट होगा आप पूछें। देख लें। थैंक यू।